दोपहिया वाहन तो अब हर घर में हो गया। मजदूर भी आजकल मोटरसाइकिल पे बैठ के जाता है। मोदी है तो मुमकिन है, ये हो रहा है। तो हमने ये भी तय कर दिया, अब दोपहिया वाहन होगा तो भी प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान देंगे। एक और प्रावधान था, अगर किसी मछुआरे के पास मोटर वाली बोट है तो उसको पीएम आवास नहीं मिलेगा। अब मछुआरा मछली मारने जाएगा तो चप्पू थोड़ी चलाएगा समुद्र में, उसको भी मोटर वाली बोट चाहिए। इसलिए हमने तय किया मोटर वाली बोट होगी तो अभी उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान देंगे। और किसान को भी हमने नहीं छोड़ा। सभापति महोदय, 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन होगी तो उस किसान को भी पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। मोदी है तो मुमकिन है, कोई बिना घर के नहीं रहेगा। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में लिया है। एक निवेदन में जरूर कहना चाहता हूं, इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं राज्य सरकारों से प्रार्थना करना चाहता हूं। कई जगह जो पात्र है उनको मकान इसलिए नहीं मिलते कि उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास जमीन का पट्टा ही नहीं है। अब जब उस धरती पर पैदा हुआ है तो भगवान ने इतना हक तो दिया होगा कि रहने के घर के लायक जमीन तो उसकी हो। भगवान ने ये जल, जमीन, जंगल, खनिज कुछ लोगों के लिए नहीं बनाए सभापति महोदय, ये सबके लिए है, सबके लिए बनाए हैं। लेकिन सबके पास नहीं है, तो जिनके पास नहीं है उनको इतनी जमीन का टुकड़ा तो दे दो कि रहने के घर के लायक जमीन का वो गर्व के साथ कहे कि मैं मालिक हूं। मैं आज राज्य सरकारों से भावनात्मक रूप से अपील करना चाहता हूं कि हम इन्वेस्टर समिट करते हैं, लैंड बैंक बनाते हैं और ये होड़ लगती है मेरे पास इतनी जमीन है, आओ इंडस्ट्रियलिस्ट ले जाओ, ये छूट दूंगा। अरे जैसा लैंड बैंक उद्योगपतियों के लिए बना दिया, वैसा लैंड बैंक मेरे गरीबों के लिए भी एक बना दो। एक लैंड बैंक गरीबों के लिए बन जाए जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, और उस जमीन पर पट्टा देके उतनी जमीन का मालिक बना दो ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान उसका बन जाए। मैं ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, क्योंकि ये काम राज्य सरकारें कर सकती है। और इसलिए भूमि के पट्टे देना चाहिए, जहां मिले वहां देना चाहिए, नहीं तो खरीद के देना चाहिए। इतना हक तो उनका है। ये निवेदन, क्योंकि इसके अभाव में जब मेरे पास में समीक्षा करता हूं तो ये विषय आता, इतने मकान क्यों नहीं बने? बोले उनके पास जमीन ही नहीं, जमीन नहीं तो जीने का हक नहीं है उनको। क्या उनके बच्चों का दर्द नहीं होता? क्या उनको मुस्कुराने का अधिकार नहीं है? और इसलिए निश्चित तौर पर यह होना चाहिए। ये निवेदन में जरूर करना चाहता हूं माननीय उपसभापति महोदय। मैं इतना भी एक और निवेदन रोजगार के बारे में करना चाहता हूं। हर एक को रोजगार चाहिए, रोजगार देने की कई तरह की योजनाएं हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी माननीय उपसभापति महोदय ढंग से रोजगार मिले, इसलिए एनडीए की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों योजनाएं बनाई है। पीएम विश्वकर्मा योजना, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुनार, सुतार, मोची, इनके जमाने में तो सबके रोजगार छिन गए। उन कारीगरों को किसी ने आज तक पूछा नहीं। उन गरीब कारीगरों को भी पूछने का काम अगर किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। जिनको इनने नहीं पूछा उनको मोदी ने पूछा और उनके लिए योजनाएं बनाने का काम हुआ। हमारे यहां माननीय उपसभापति महोदय, हमने योजना बनाई दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना, जिसमें हमने तय किया, इनके जमाने में नहीं थी, गांव के गरीब के कौशल की इनको चिंता नहीं थी, लेकिन हमने तय किया कि ऐसे नौजवानों को ग्रामीण प्रशिक्षित करके उनको रोजगार देंगे। और उस दिशा में भी 18,29,000 को प्रशिक्षित किया तो 11,78,000 को रोजगार मिल गए। एक आरसेटी के माध्यम से भी प्रशिक्षण देने का काम, बैंकों को जोड़कर करने का काम भी एनडीए की सरकार कर रही है। माननीय उपसभापति महोदय, उसमें भी लगभग 60 लाख बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र के स्वरोजगार में नियोजित करने का काम किया है। तो जितने रास्ते हमको मिलते हैं रोजगार देने के, उन सब रास्तों पर मोदी जी की सरकार काम करके रोजगार युक्त गांव को बनाने के काम में निरंतर लगी है, लगातार लगी है। एक बात मैं केवल दिशा की बैठकों के बारे में जरूर कहना चाहता हूं। कुछ माननीय सांसदों ने यह चिंता प्रकट की है कि दिशा की बैठकें उनके नियमित रूप से नहीं होती। अब हमने दिशा के दिशा निर्देशों में भी हम भी ये परिवर्तन निश्चित तौर पर करेंगे
कि राज्यसभा के सांसद भी चाहें तो उनके मांगने पर जो निश्चित समयावधि उसके अंतर्गत दिशा की बैठकें संपन्न होना चाहिए। विकसित भारत जी राम जी योजना में हमने जो राज्यों को बजट का प्रावधान कर रहे हैं नॉर्मेटिव आधार पर, उसमें परफॉर्मेंस को एक आधार माना है और परफॉर्मेंस में दिशा की बैठक बुलाने पर भी अगर राज्य ने नहीं बुलाई तो फिर हम इस पर गंभीरता से फंड रिलीज पर विचार करेंगे। सांसदों का सम्मान सर्वोपरि है, ये होना ही चाहिए। कुछ राज्य सरकारें, हाँ, लोकसभा भी और राज्यसभा भी ये सुनिश्चित करेंगे दोनों बराबर है, दोनों को समान अधिकार, दोनों को समान सम्मान। आखिर आप राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद हैं, तो उस दिशा में भी हम निश्चित तौर पर माननीय उपसभापति महोदय काम करेंगे। एक हमारा अभियान चलता वाटर सेट का, वाटर सेट पर उतनी चर्चा इस सदन में नहीं हुई, लेकिन गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में, ये महत्वपूर्ण है। और इसलिए हमने इस योजना के अंतर्गत 8,58,000 से अधिक जल संचयन की योजनाएं बनाई है। 18,29,000 हेक्टेयर क्षेत्र को संरक्षित सिंचाई के अंतर्गत लाए हैं। 56 लाख से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है और 2,82,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी और एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा मिला है और 626 लाख से अधिक व्यक्ति दिवस रोजगार सृजित हुए हैं और 3500 झरनों का हमने पुनर्जीवन भी किया है। आगे इसी योजना के माध्यम से हम नदियों को पुनर्जीवित करने का काम भी करेंगे। गंगा, यमुना, सरस्वती, रेवा, महानदी, गोदा, ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं हमारी बड़ी, उनके अलावा छोटी छोटी नदियां भी है, उनको पुनर्जीवित करने का काम भी करेंगे। और इसलिए परंपरागत जल निकायों का भी संरक्षण करने का काम किया जाएगा। एक और लैंड रिसोर्स जो हमारा डिपार्टमेंट है ग्रामीण विकास के अंतर्गत, देश के भूमि संबंधी रिकॉर्ड का अब तक डिजिटाइजेशन नहीं हुआ था। जयराम रमेश जी, 99% से अधिक भूमि का अब डिजिटाइजेशन का काम पूरा कर लिया गया है और पूरा पैसा भारत सरकार ने दिया है। पहले भूमि रिकॉर्ड केवल कागजी रखे जाते थे जिससे जानकारी प्राप्त करना कठिन थी। अगर रिकॉर्ड चाहिए और राजस्व के किसी कर्मचारी अधिकारी के पास चले गए तो 17 चक्कर लगवाता था और कई बार भेंट पूजा और प्रसाद के बिना रिकॉर्ड मिलना मुश्किल हो जाता था। इस दर्द को भी समझ के उसको डिजिटाइजेशन करके अब अपना नागरिक भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन देख सकते हैं। ये कंप्यूटरीकरण का काम भी कर लिया। भूमि विवाद संबंधी निपटारे को भी इससे सरल बनाया जाएगा और गांव में जमीन के विवाद से भी छुटकारा मिलने का काम होगा। माननीय सभापति महोदय, गांधी जी की बात प्रारंभ में हो रही थी। मैं कहना चाहता हूं, भू स्वामित्व का तो ऐसा अधिकार दिया कि गांव में जिसका घर था वो उस घर के आधार पर बैंक लोन माननीय उपसभापति महोदय नहीं ले सकता था। संपत्ति थी, घर था, लेकिन अधिकार से वंचित करने का पाप और अपराध किया तो कांग्रेस ने किया, इनकी सरकार ने किया, यूपीए ने, कांग्रेस ने। कभी चिंता ही नहीं थी कि गांव के लोगों को उनके घर का भी, उनकी संपत्ति का भी अधिकार मिले। उस अधिकार से युक्त करने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व के पट्टे देके किया। अब गांव में अगर मेरा पक्का मकान, शानदार मकान है तो उसके आधार पर मैं बैंक लोन ले सकता हूं। उस मकान की कीमत है, उसका सही अर्थों में खरीदी और बिक्री का काम हो सकता है। मुझे तो समझ में नहीं आता इतने साल तक किया क्या इन्हें, क्या किया, कर क्या रहे थे। अगर जितना काम अब हो रहा है तब होता तो पता नहीं देश आज कहां से पहुंच गया। प्लीज टेक योर सीट। माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय, देश कैसे बदलता है इसका उदाहरण ये सरकार है। आप कह रहे थे गांधी जी का नाम हटा दिया। माननीय उपसभापति महोदय, गांधी जी जीवित है, गांधी जी के विचार जीवित है। प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 करोड़ मकानों में गांधी जी के विचार जीवित है। 11 करोड़ शौचालयों के निर्माण में गांधी जी के विचार जीवित है। 10 करोड़ उज्ज्वला रसोई गैस के कनेक्शन में गांधी जी के विचार जीवित है। 15 करोड़ से अधिक घरों में नल जल के कनेक्शन से गांधी जी के विचार जिंदा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में गांधी जी के विचार जिंदा है। 1
1.5 लाख प्राइमरी केयर और सस्ती जेनेरिक दवाई देने वाले सेंटरों में गांधी जी का विचार जिंदा है। 52 करोड़ मुद्रा लोन में जो गरीब की जिंदगी बदल रहे हैं, गांधी जी के विचार जिंदा है। सौभाग्य योजना में 100% घरेलू विद्युतीकरण में गांधी जी के विचार जिंदा है। सोलर की कैपेसिटी के विस्तार में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से पीएम जनधन खाता खोलकर 34 लाख करोड़ जो खाते खोले, उनमें गांधी जी के विचार जिंदा है। स्किल इंडिया मिशन में गांधी जी के विचार जिंदा है। अटल पेंशन योजना में गांधी जी के विचार जिंदा है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में गांधी जी के विचार जिंदा है। किसान सम्मान निधि में गांधी जी के विचार जिंदा है। भारत माँ के सच्चे लाल मोदी जी कर दिया कमाल, गांधी जी के विचार जिंदा है माननीय सभापति महोदय। और इसलिए आज मैं इनको बिना मांगे एक महत्वपूर्ण सलाह देना चाहता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं तो सब तरफ सद्भावना रखता हूं, सबको स्नेह और प्रेम करता हूं। ये सच में आपदा में अवसर ना खोजे। इन्होंने जब वो घटना हुई हमारी, जिसमें निर्दोष हमारे नागरिक जम्मू कश्मीर में मारे गए थे, उस समय इनके मन में तकलीफ नहीं थी, एक उल्लास था। मोदी जी फंस रहे हैं, मोदी जी फंस रहे हैं, मोदी जी फंस रहे हैं। और मिडिल ईस्ट की घटनाओं में भी हमने इनको देखा, टैंकर नहीं आ जाए, गैस कनेक्शन नहीं मिल जाए, लाइनें लग जाए, लाइनों में गड़बड़ हो जाए, लोग परेशान हो जाए। लोग परेशान हो तो हो, मेरी एक फूटे तो फूटे, सामने वाले की दोनों फूट जाए। ये आपदा में अवसर ना ढूंढे, इससे कांग्रेस का भला नहीं होगा, इससे कांग्रेस का भला नहीं होगा। और आप उदाहरण देख लीजिए माननीय उपसभापति महोदय, जब जब इन्होंने मोदी जी का अपमान किया, उस अपमान का बदला जनता ने लिया। इन्होंने कभी कहा था मौत के सौदागर, गुजरात के चुनाव के पहले मौत के सौदागर। हालत ये हुई कि कांग्रेस परमानेंट कामा में ऐसी गई है कि उठ ही नहीं पा रही। कभी हिटलर, कभी तानाशाह, कभी गद्दाफी। मैं तो सलाह दे रहा हूं, अगर भारत के प्रधानमंत्री का, मैं जयराम जी एक घटना आज आपको बताना चाहता हूं। मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था। तब स्वर्गीय मनमोहन जी देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय मैं अमेरिका के प्रवास पर गया, वाशिंगटन डीसी। वहां कुछ पत्रकार मिले और उनने मुझे कहा कि भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है। मैंने कहा खबरदार, वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और मेरे प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकते, वो देश का सम्मान है। ये हमारा भाव था। और तुम्हारा भाव, जब भी विदेश में जाते हो केवल प्रधानमंत्री नहीं, पूरे हिंदुस्तान का अपमान करते हो, भारत माता का अपमान करते हो। और इस मानसिकता से कभी कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, माननीय उपसभापति महोदय, माननीय उपसभापति महोदय, सारी दुनिया देख रही है, हम नहीं देख रहे। अभी संकट आया, गैस के टैंकर नहीं आएंगे, जहाज नहीं आएंगे। एक फोन गया प्रधानमंत्री का, ईरान ने कहा भारत का झंडा लहराते हुए निकल जाओ, कोई नहीं रोकेगा। जब जब संकट आए, यूक्रेन रूस का युद्ध, बच्चे हमारे फंस गए, माता पिता चिंतित थे, हमें फोन कर रहे थे क्या होगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। एक फोन गया दोनों को, रूस को भी यूक्रेन को भी, कि हमारे बच्चे जब तिरंगा झंडा लेके निकले तो युद्ध बंद कर देना। भारत के बच्चे तिरंगा झंडा लेके जैसे ही निकले भारत माता की जय करते हुए, रूस ने भी युद्ध बंद कर दिया, यूक्रेन ने भी युद्ध बंद